हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। स्वागत है आपका हमारे सुंदर से चैनल केमिस्ट्री यूरेका में। और आज हम यूपी बोर्ड की क्लास लेने जा रहे हैं। कक्षा 9 विज्ञान में जो पहला अध्याय है हमारे आसपास के पदार्थ, उसके जो प्रश्नों के उत्तर कराएंगे हम। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो प्रश्न नंबर अभ्यास प्रश्न पहला है, प्रभु का नाम लेके स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहां पर प्रश्न संख्या 1 है, नंबर 1। ये क्या है? निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। किस में बदलना है आपको? ठीक है, सेल्सियस इकाई में। तो ए है आपका 300 केल्विन, इसको किस में बदलना है? सेल्सियस में। डिग्री सेल्सियस में बदलना है। तो क्या करना पड़ेगा? 300 केल्विन के लिए आपको 273 माइनस करना पड़ेगा राउंड ऑफ में। ठीक, वैसे 300 माइनस 273.15 आपको करना होता, लेकिन राउंड ऑफ करके हम 0.5 को, थोड़ा कम ही है ये वैल्यू, तो इसको हटा देते हैं यहां से। कितना बच गया? 10 में से 3 7, 9 में से 7 2। ठीक, यहां तो 27 डिग्री सेल्सियस कितना हो गया? ये 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो 300 केल्विन को किस में बदल दिया हमने? डिग्री सेल्सियस में। याद रखना, एक चीज याद रखना, के बाद में आता है, यानी के ज्यादा है। केल्विन में जो वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है और डिग्री सेल्सियस में क्या होती है? कम होती है। इसलिए 273 माइनस करना पड़ेगा, हमको घटाना पड़ेगा। ठीक, बी जो पार्ट है वो देखिए 573, एक आ गया तो अब दूसरा तो आप कर ही सकते हैं। 573, इसको 573 कर दीजिए, यहां 0 0, ये आ जाएगा आपका 273 माइनस करेंगे तो 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक, पहला क्वेश्चन हो गया, बहुत इजी है। प्रश्न नंबर 2 है, अब क्या है? केल्विन इकाई में परिवर्तित करें। अब केल्विन में डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, ए है आपका 25 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न आप किताब से देख लेंगे। डिग्री सेल्सियस बराबर, अब देखिए मैंने क्या कहा? सेल्सियस छोटा है, सी पहले आता है, यानी सी छोटा है, के बड़ा है, के बाद में आता है। ठीक, तो देखिए इसमें क्या करेंगे अब आप कि 273 ऐड कर देंगे, इसमें जोड़ देंगे 273, तो 25 क्या हो जाएगा? 273 और 25 को ऐड कीजिए, 8 538 729 2, तो ये हो जाएगा 298 केल्विन। जैसे रूम टेम्परेचर होता है ना, कमरे का ताप, हम ज्यादातर 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, उसको केल्विन में क्या कहेंगे? 298 केल्विन। केल्विन ज्यादा है तो ऐड करेंगे, यहां पे जोड़ेंगे, हमने यहां पे ऐड किया है। ठीक, बी पार्ट है, बहुत इजी है बच्चों। 373 डिग्री सेल्सियस, इसमें भी ऐड कर दीजिए आप। तो यहां पे अब क्या करेंगे? 273 में 373 ऐड कर दीजिए, कितना आएगा? 336 7 7 4 14 14 का 4 1 कैरी, यानी 3 3 6 हो गया, 7 7 14, 1 3 2 5 और 1 6। ठीक, कितना हुआ ये आपका? ऐड होके 646 केल्विन, 646 केल्विन हो गया। ठीक, समझ में आ गया? 2 क्वेश्चन हो गए। प्रश्न नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखें। कारण लिखना है आपको। पहला प्रश्न है, नेफ्थलीन को खुला रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। तो नेफ्थलीन की बॉल्स आप जानते हो, उसमें से स्मेल आती रहती है परफ्यूम टाइप की। ज़्यादातर इसको नेफ्थलीन बॉल्स को जो यूज़ करते हैं, गोलियां होती हैं, आप कपड़ों में भी उसको रखते हैं जिससे कि स्मेल आती रहे और जो आपके उसमें
कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाते हैं, वो नहीं हो पाते हैं उसकी वजह से, नेफ्थलीन की वजह से। ठीक, नहीं तो जैसे आप ठंड में कपड़े पहनते हैं, हाँ, और सर्दियां जाने के बाद उन कपड़ों को फिर से रखना होता है, तो फिर उसमें नेफ्थलीन की गोलियां डाल दी जाती हैं पैक करके कपड़ों को, जिससे कि वो प्रिजर्व रहें, कपड़े ठीक रहें हमारे, उसमें अलग टाइप की स्मेल ना आए। और टॉयलेट्स में भी यूज़ करते हैं इसका नेफ्थलीन बॉल्स का, ठीक, जिससे कि जो गंध है वो ना आए। तो नेफ्थलीन बॉल्स, नेफ्थलीन को रखा रहने देने पर, अगर आप नेफ्थलीन की गोलियां रख दो तो कुछ समय बाद वो गायब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। उसका कारण क्या है कि नेफ्थलीन जो होती है उसमें ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है, सब्लिमेशन का। तो बिना ठोस छोड़े वो सीधा किस में बदल जाती है, गैस में, गैस में बदल जाती है। तो इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। और द्रव भी नहीं बनता है, ऐसा नहीं कि नेफ्थलीन की गोलियां सीधा लिक्विड में बदल जाए, नहीं, वो किस में बदल जाती हैं, सीधा गैस में। ठीक, तो क्या लिखेंगे, उत्तर है नेफ्थलीन, नेफ्थलीन को रखा रहने देने पर यह सीधे गैस अवस्था में, गैस, नेफ्थलीन क्या होती है, ठोस होता है, क्या होता है, ठोस। ठीक, गैस अवस्था में बदल या परिवर्तित जाती है, सीधा सीधा गैस में बदल जाती है। ये वाष्प अवस्था भी कह सकते हैं इसको, जब कोई ठोस बदलता है गैस अवस्था में तो उसको वाष्प कहा जाता है। ठीक, बदल जाती है। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन। तो सीधा बिना ठोस छोड़े ये अदृश्य हो जाती है, इसलिए ये अदृश्य हो जाती है। ठीक है ना, इसलिए नेफ्थलीन कुछ समय बाद अदृश्य हो जाती है। ठीक, उत्तर हो गया बी। देखिए, हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। इत्र, परफ्यूम, ठीक है ना, किसी ने परफ्यूम छिड़क रखा हो, आपने एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा, दिखाए जाते हैं, ठीक है ना, जिसने परफ्यूम छिड़क रहा होता है उसकी तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं। ठीक, तो क्यों ऐसा है कि दूर बैठे हैं हम और इत्र की सुगंध जो है हमें दूर से आ जाती है, क्या कारण है? या आप कपूर देख लें, उसकी भी स्मेल दूर से आ जाती है ना। और टिक्की समोसे जो बनते हैं वो उनको हर वक्त बनाने वाले गर्म करते रहते हैं। उसका कारण क्या है कि जिससे वो किसमें परिवर्तित हो जाती है, वाष्प अवस्था में। हाँ, और दूर से ही सूंघकर लोग स्मेल लेकर उसकी तरफ चले जाते हैं कि भाई यहाँ टिक्की समोसे बन रहे हैं, यहाँ खाने हैं हमको। गर्म करने का कारण समझ में आ गया। गर्म करने से क्या होता है कि वो सीधे जो द्रव है या ठोस है वो किस में बदल जाता है, वाष्प अवस्था में, और उसकी स्मेल दूर तक पहुंचती है। ऐसे इत्र होता है, इत्र के जो कण होते हैं वो किस में बदल जाते हैं, वाष्प अवस्था में। वाष्प दूर तक जा सकती है, गैस दूर तक जा सकती है, गैस पर कोई कंट्रोल नहीं है, गैस के अणु दूर तक जा सकते हैं, इसलिए दूर तक उसकी स्मेल आ जाती है। तो कारण क्या हो जाएगा इसका, इत्र वाष्प
अवस्था में, वाष्प अवस्था में बदल जाता है जिससे इसके कण, और वाष्प क्या होती है? वाष्प होती है गैस का रूप, ठीक, जिससे इसके कण दूर तक जा सकते हैं, दूर तक जा सकते हैं, इसलिए दूर बैठे व्यक्ति तक भी ये पहुंच जाती है। समझ में आ गया? तो इतना आप लिख देंगे तो आंसर इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, देखिए इसमें भी है कि निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। आकर्षण बल किसके बीच सबसे ज्यादा है, ठीक है, और सबसे कम किसके बीच है, उस तरह से आपको लिखना है। पहला है आपका इसमें जल, पहला है जल है, बी है चीनी, जल है और ये चीनी, चा थोड़ा ऐसे बन गया, अच्छे से होना चाहिए चीनी, और सी है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक। सबसे ज्यादा जो आकर्षण बल होता है किसके अणुओं के बीच होता है? ठोस। ये है आपका ठोस, ये है आपका द्रव और ये है आपकी गैस, ठीक। तो आकर्षण बल का किसका सबसे ज्यादा होगा? बढ़ते हुए, लड़ते हुए, मतलब सबसे कम किसके बीच है आकर्षण बल? गैस के बीच, तो ऑक्सीजन। उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन पहले आएगा, उसके बाद बढ़ते हुए क्रम में आकर्षण बल, फिर द्रव, जल आएगा, द्रव है, उसके अणुओं के बीच आकर्षण बल गैस से ज्यादा होता है, और फिर आएगा चीनी, फिर आएगा चीनी, ठीक। तो ये क्या है? आकर्षण बल, आकर्षण बल, ठीक, का बढ़ता क्रम, आकर्षण बल का बढ़ता क्रम, ठीक। क्लियर हो गया? अब ये आपने नोट कर लिया होगा, इसके बाद में इसको ऊपर से हटा देता हूं, इसको यहां से हटा देते हैं हम, फिर देखते हैं अगला प्रश्न। ये पहले दूसरे आपने कर लिए होंगे, इनको हटा देते हैं, और है प्रश्न नंबर 5, देखिए 5, और अगर ये नोट कर लिया हो आपने तो इसको भी यहां से हटा देते हैं हम, ठीक है बच्चों। तो ये इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है कि जल की भौतिक अवस्था क्या है? निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है, ठीक है, यानी जल की भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट, जल की भौतिक अवस्था क्या है? क्या है? पहला है 25 डिग्री सेल्सियस पर, 25 डिग्री सेल्सियस कमरे के ताप पे, यानी 20, 25, 15 कोई भी हो, तो जल किस में होता है? द्रव अवस्था में होता है। किस में होता है? द्रव अवस्था में होता है। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? जल द्रव यानी बहती है, द्रव अवस्था का मतलब क्या? लिक्विड, बहने लगेगा वो, ठीक। द्रव अवस्था में होता है। कितना आसान है, देखो बी आ गए 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक। 0 पर बर्फ भी बनती है और 0 पे जल भी होता है, लेकिन जल जो होगा लिक्विड स्टेट यानी द्रव अवस्था, वो बहुत ठंडी होगी, है ना। तो 0 पे ही बर्फ पिघल जाती है और 0 पे ही बर्फ भी रहती है, दोनों रह सकते हैं 0 पर। तो 0 पे क्या होगा? जल ठोस, ठोस को क्या बोलते हैं? जल का ठोस यानी बर्फ, ठोस एवं द्रव दोनों अवस्था
में रह सकता है इस पर। ठीक हो गया। और सी है, इसमें 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पर देखिए 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलता है तो जल का जो क्वथनांक है वो क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो लेकिन गर्म जल भी रह सकता है और वाष्प भी बन सकती है, तो दोनों ही अवस्था में होता है, गर्म जल भी रह सकता है। ठीक है, तो इस पर क्या होगा, जल द्रव एवं गैस, गैस को क्या बोलते हैं, वाष्प। ठीक, अवस्था में रह सकता है, दोनों में ही रह सकता है। ठीक है, तो इसकी द्रव और गैस ये हो सकती हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर, दोनों अवस्थाएं होंगी। ठीक है, जल और यानी द्रव और गैस, यहां ठोस और द्रव, यहां केवल द्रव अवस्था होगी। ठीक, ये हो गया। अब प्रश्न नंबर देखते हैं बच्चों, यहां पर 6 देखिए, पुष्टि हेतु कारण दें, जल कमरे के ताप पर द्रव है। ये क्या है, ये हो गया आपका, ये कारण देना है कि जल कमरे का ताप बताया था, कितना बताया था, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस बताया था हमने, कभी 20 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, नहीं तो ज्यादातर 25 डिग्री सेल्सियस कमरे का ताप, यानी आप कहीं बैठे हो तो उसको नॉर्मल टेम्परेचर जो माना है, ऐसा नहीं कि आप गर्मी के दिनों में देखने लगो, नहीं, नॉर्मल जो टेम्परेचर यानी कि जो कमरे का ताप है वो 25 डिग्री सेल्सियस माना गया है। ठीक, कमरे के ताप पर द्रव है, द्रव है यानी बहने का गुण है उसमें, है ना, समझ में आ गया। तो द्रव है, क्यों है, कारण दे बताइए। कारण ये है क्योंकि जल का गलनांक यानी कि जो बर्फ है, बर्फ की बात करें हम, बर्फ, हाँ, बर्फ का गलनांक कितने पे गल जाती है, 0 डिग्री सेल्सियस है। 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ जो है वो गल जाती है। ठीक, यानी द्रव अवस्था में आ जाती है, 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे तो पिघल के वो किस में आ गई, गल के किस में आ गई, द्रव अवस्था में। ठीक, और उसका गैस अवस्था कितने पे बनेगी, 100 डिग्री सेल्सियस पे। 100 पर क्या बनेगी, अब देखिए, और जल का क्वथनांक यानी वाष्प अवस्था में बदलने वाला 100 डिग्री सेल्सियस है। अब बीच में क्या है, 0 और 100 के बीच, यानी इसमें बदलता है वो किसमें, वाष्प में, और इसमें बदलता है किसमें, ठोस में। तो बीच में जो अवस्था हुई कौन सी हुई, 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस यानी कमरे का ताप क्या होता है, 25 डिग्री सेल्सियस है। तो वो किस में होगा, इस पे वाष्प, 100 डिग्री सेल्सियस पे किस में हो गया, वाष्प अवस्था में, 0 डिग्री सेल्सियस पर ठोस अवस्था में। तो ये क्या है, वाष्प, हालांकि दोनों में रह सकता है वो। यहां ये है ठोस, तो बीच में कौन सी स्टेट आ गई, बीच में आ गया, यानी 0 और 100 के बीच आ गया 25 डिग्री सेल्सियस यानी कमरे का ताप। तो किस में होगा, ठोस और वाष्प के बीच कौन सी अवस्था होती है, द्रव। कौन सी होती है, द्रव। ठीक, समझ में आ गया। और इसकी पुष्टि कैसे करेंगे, पुष्टि इसलिए करेंगे इसकी, देखिए पुष्टि कैसे होगी कि इसमें बहने का गुण होता है, बहने का गुण होता है, बहता है ये तो द्रव ही हुआ। 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, बह सकता है, बहने का गुण होता है, फ्लो का। और बताइए और क्या है, इसकी जो आकृति है
वो अनिश्चित होती है। जल को अगर कमरे के ताप पर आप किसी में भी भर दीजिए तो क्या होगा, उसी की आकृति ग्रहण कर लेगी, यानी जो जल है उसी की आकृति ग्रहण कर लेता है जिस बर्तन में आप रख दो, ठीक है। और क्या होता है, आकृति अनिश्चित होती है, अनिश्चित, व आयतन क्या होता है कमरे के ताप पर, निश्चित होता है, ठीक है। इसको भी दे सकते हैं, इतना भी रीजन लिख सकते हो कि बहने का गुण होता है कमरे के ताप पर और आकृति अनिश्चित व आयतन निश्चित होता है, इसलिए क्या माना गया है, द्रव। और ये जो चीजें हैं, बहने का गुण और आकृति अनिश्चित और आयतन निश्चित, ये किसके लिए होता है, द्रव के लिए, ठीक है। और कमरे के ताप पर ये दोनों चीजें होती हैं, इसलिए क्या हुआ कि ये द्रव होता है, ठीक, क्लियर। तो ये समझ में आ रहा है। अब इसको हम यहां से बी पार्ट करेंगे, इसका हटा देते हैं। अब बी पार्ट पे आते हैं। देखिए बी जो पार्ट है वो है लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। बी छठे का बी है, ये है लोहे की अलमारी, लोहे की अलमारी, अलमारी कमरे के ताप, कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर ठोस है। क्योंकि, कारण बताइए, क्योंकि लोहे की अलमारी का क्या है, क्योंकि आकृति व आयतन, आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित, बदलते नहीं है। वो एक जगह से दूसरी जगह लोहे की अलमारी को ले जाओ, क्या होगा कि जो जितना जगह घेरनी है, जितना आयतन है, वो सब जगह समान होगा। आकृति जो लोहे की अलमारी अगर मान लीजिए आयताकार है तो आयताकार ही रहेगी, ठीक, समझ में आ गया। तो ये किसकी है, जो आकृति और आयतन निश्चित होते हैं कमरे के ताप पर, तो क्या होगा, वो ठोस होता है और उसमें बहने का गुण भी नहीं होता है। क्या लोहे की अलमारी बह सकती है, नहीं, ठीक, समझ में आ गया। तो ये आप कारण दे सकते हैं इसमें। तो बच्चों अब प्रश्न नंबर 7 देखिए, 7 है प्रश्न संख्या। इसमें क्या है, 273 डिग्री 273 केल्विन पर ये क्या है, बर्फ है, उसको क्या करना है, ठंडा करना है, बर्फ को भी ठंडा करना है। ये क्या हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 से भी नीचे ले जाना है, ठीक। और जल है 273 पर ही क्या है, जल है, ये क्या है, द्रव, इसको भी क्या करना है, ठंडा करना है, ठीक। तो बताइए, ये बर्फ को अगर ठंडा करोगे तो ये बर्फ ही रहेगी, बर्फ को ठंडा करने पे क्या होगा, ये बर्फ ही रहेगी, क्या रहेगी, बर्फ, ठीक। और इसको करेंगे ठंडा जल को तो ये किस में बदल जाएगा, बर्फ में, समझ में आ गया। तो ये बताइए कि इसको अगर इसमें बदल रहे हैं द्रव से ठोस में तो कुछ ऊष्मा निकालनी पड़ेगी। इसकी ऊष्मा ज्यादा है द्रव की ऊष्मा, क्योंकि इसके अणु द्रव के घूम फिर सकते हैं, तो इसकी ऊष्मा क्या है, ऊष्मा अधिक है, ठीक। और इसकी ऊष्मा क्या है, ऊष्मा कम हो गई, क्योंकि इसके जो अणु हैं वो घूम फिर नहीं सकते, है ना, तो उनमें ऊर्जा कम है। तो अब बताइए, अधिक से कम हो गई, इसका मतलब ऊष्मा निकल गई, और वो कौन सी ऊष्मा निकली है, अब ये तो क्या होगा, थोड़ा गर्म होगा, ये कैसा होगा, थोड़ा गर्म होगा, और ये क्या होगा, ठंडा होगा। शीतलता किसमें ज्यादा होगी, अधिक शीतलता, ऊष्मा कम है ना, तो बर्फ में, यानी कि अधिक शीतलता, और इसमें द्रव में ऊष्मा अधिक है, तो ये क्या हो गया, कम शीतलता, यानी कम ठंडा, और ये ज्यादा ठंडा लगेगा, बर्फ ज्यादा ठंडी लगती है। तो कौन सी ऊष्मा निकाली गई है बताओ, अधिक ऊष्मा से कम ऊष्मा में लाने में कौन सी ऊष्मा निकाली गई है, यानी कि इसे कहते हैं गलन की प्रसुप्त ऊष्मा। क्या कहते हैं, गलन की प्रसुप्त ऊष्मा, ठीक है,
समझ में आ गया? यानी कि 273 केल्विन पर जल को ठंडा करने पर गलन की प्रसुप्त यानी कि 273 पर ही जल है और 273 पर ही क्या है, ये केल्विन पर क्या है, ये बर्फ है। तो टेम्परेचर तो क्या हुआ, तापमान तो समान है, तापमान समान है, लेकिन कुछ छुपी हुई ऊष्मा ऐसी थी कि जिसकी वजह से ये द्रव था, उसी को निकाल लिया हमने, तो क्या हुआ, वो ज़्यादा शीतलता वाली बर्फ बनी। ठीक, प्रसुप्त ऊष्मा निकल जाती है, गलन की प्रसुप्त ऊष्मा निकल जाती है, अतः अधिक शीतलता महसूस होती है। ऐसे ही इसमें भी क्या है, ये 273 पर है, ये बर्फ भी क्या है 273 पर, और ठंडा कर रहे हो तो थोड़ा बहुत हो सकता है इसमें ऊष्मा अधिक हो। ठीक, इसमें ऊष्मा और ठंडा किया है थोड़ा सा, तो इसमें ऊष्मा क्या है, कम है। इसकी ऊष्मा क्या है, ज़्यादा है, इसकी ऊष्मा क्या है, कम है। तो कौन सी ऊष्मा निकाल ली, गलन की गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मा निकाल ली। ठीक, इसीलिए क्या है, वो अधिक शीतलता महसूस होगी। ठीक, समझ में आ गया बच्चों? तो ये समझिए आप कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जल द्रव है, 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ है, कौन ज़्यादा आपको ठंडा महसूस होगा? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो बर्फ है वो ज़्यादा ठंडी महसूस होगी, क्योंकि उसमें ऊष्मा कम है। ठीक, ये आपका हो गया। ऐसा ही एक और रीजन है, ऐसा ही जो अगला क्वेश्चन है वो भी ऐसा ही है। देखिए, देखते हैं उसको क्या होगा। उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें, एक तो है देखिए 8वां, उबलता, बॉइलिंग वाटर, उबलता ये है जल। ठीक, इसका भी 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 पे ही उबलता है। और भाप जो है वो भी क्या है 100 डिग्री सेल्सियस, दोनों का क्या है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। तो अब देखिए, उबलते जल से क्या बना, भाप बनी 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक, तो इसकी ऊष्मा क्या है, ऊष्मा कम है, क्योंकि ये किस अवस्था में है, द्रव में। ये किस में है, ये द्रव में है, और ये किस में है, गैस में। ठीक, इसकी ऊष्मा क्या है, ऊष्मा इसकी क्या है, ऊष्मा अधिक है, इसकी ऊष्मा अधिक है, इसकी ऊष्मा कम है। तो बताओ, लेकिन टेम्परेचर तो क्या है, तापमान तो समान है, लेकिन ऊष्मा तो इसकी ज्यादा है, क्योंकि गैस के अणु घूम फिर सकते हैं, द्रव के अणु इतना घूम फिर नहीं सकते। तो बताइए कौन ज्यादा जलाएगा, वाष्प जो होती है, भाप। कभी देखा हो आपने कि कभी गरम गरम रोटी है फूली हुई, उससे जब भाप निकलती है वो ज्यादा जलाती है। ठीक, तो क्यों ये ज्यादा जलाएगी, ये कम जलाएगा, क्योंकि इसमें एक ऊष्मा है, छिपी हुई ऊष्मा है। ठीक, जो कि तापमान समान रहते हुए अवस्था परिवर्तित करती है, केवल अवस्था परिवर्तित कर रही है द्रव से गैस में। उस ऊष्मा को क्या बोलते हैं, वाष्पन, यानी वाष्प तो बनी है, वाष्पन की प्रसुप्त ऊष्मा। समझ में आ गया? तो क्या लिखोगे, इसमें लिखना है कि भाप में जलने की तीव्रता अधिक महसूस होगी
अधिक महसूस होगी, क्योंकि उसमें वाष्पन की गुप्त ऊष्मा भी कह सकते हैं, गुप्त ऊष्मा या प्रसुप्त ऊष्मा भी होती है। ठीक, समझ में आ गया। तो इसमें ऊष्मा भी होती है, खुद की ऊष्मा और एक ये ऊष्मा, दो ऊष्मा हो गई, इसलिए इसकी ऊष्मा क्या है, ज्यादा है वाष्प की। ठीक, चलने की तीव्रता अधिक होगी क्योंकि उसमें वाष्पन की गुप्त ऊष्मा भी होती है। ठीक, क्लियर। तो ये बच्चों इसका अभ्यास प्रश्न हो गए, इनको आप रिवाइज कीजिए और नेक्स्ट चैप्टर के हम अभी प्रश्न आपके लिए लेके आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।